नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में बात होगी देशांतर की। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां की हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी को एक राजनीतिक दल के तौर पर उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को बरकरार रखता है तो जमात इस्लामी देश में किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। जमात इस्लामी का बांग्लादेश की राजनीति में ना होना क्यों अहम है और कितना अहम है, ये समझने के लिए दरअसल बांग्लादेश का थोड़ा बहुत इतिहास समझना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कई महीने चले संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी आजादी हासिल की थी 1971 में, लेकिन आरोप लगाए जाते हैं कि इस दौरान आजादी की मांग कर रहे लोगों के साथ बड़ी तादाद में खून खराबा हुआ और महिलाओं के साथ ज्यादती भी की गई। इन सभी आरोपों में जमात इस्लामी के नेताओं को भी दोषी पाया गया है। ये समझना भी जरूरी है कि जमात इस्लामी ने बांग्लादेश की आजादी का कभी समर्थन नहीं किया और हाल ही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने जमात के कई नेताओं को इन मामले में लंबी सजाएं भी दी। उसके बाद हमने हिंसा का माहौल भी देखा है, कई सौ लोग मारे गए हैं। सवाल यह है कि क्या एक राजनीतिक पार्टी पर यूं पाबंदी लगाना बांग्लादेश में लोकतंत्र के विकास के लिए किस तरह का संकेत माना जाए, और क्या इससे जनवरी 2014 के चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। ये जानने की हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जमात इस्लामी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने जमात के पंजीकरण को गैर कानूनी करार दिया है। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने राजनीतिक दल के तौर पर जमात के पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से पार्टी पर बांग्लादेश में जनवरी में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लग गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली पार्टी जमात इस्लामी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश द तारिकात फेडरेशन और 24 अन्य लोगों ने 25 मई 2009 को एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था जमात इस्लामी एक धर्म आधारित पार्टी है और वे बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता में विश्वास नहीं रखती है। इससे पहले जमात के प्रमुख गुलाम आजम को 90 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तारिकात फेडरेशन सूफी विचारधारा को मानने वाला समूह है और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन में जमात के नेताओं ने पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश बनाने का विरोध किया था। इस फैसले के बाद से बांग्लादेश की राजनीति क्या करवट लेती है और इससे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं भरत वर्मा, जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के। इसके साथ मेरे साथ वीना सिकरी हैं, जो कि एम्बेसडर रह चुकी हैं खासकर बांग्लादेश में 2003 और 6 के बीच में, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरा है इस बात को। शकील हसन शमसी हैं, जो कि एडिटर हैं डेली इनकलाब उर्दू अखबार के, और मोहम्मद अहमद साहब सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद के, यानी भारत में जो जमात इस्लामी है उसके भी सेक्रेटरी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे। इन चारों मेहमानों के जरिए हम पूरे हालात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फर्क पड़ सकता है अगर बांग्लादेश की राजनीति में जमात इस्लामी ना हो। सबसे पहले शकील हसन शमसी साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ ये भी ना समझें कि किस तरह का जो रिलीजियस इम्पैक्ट है, जो धार्मिक असर है बांग्लादेश पर जमात इस्लामी का, जो सिर्फ अगर पॉलिटिकल हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों मुख्य पार्टियां दोनों ही साथ में सरकार बना चुकी हैं अब, जबकि जमात इस्लामी अगर जैसा कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहोल्ड करेगी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी खुद जमात इस्लामी का कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वहाँ पर वजूद नहीं रह गया है। जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसमें 3 सीटें हैं, उसके पास 2 या 3 सीटें खुद जमात इस्लामी बांग्लादेश की, वो देश का विभाजन नहीं चाहती थी इसलिए भी, और वो इस्लामिक एकता पर यकीन रखते हैं, जो उनका एक विश्वास चला रहा है। अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी जो है उसको एक तरीके से इस्लामिक ब्रदरहुड का ऑफशूट कहा जाता है कि 1928 में वो वहां बनी और 1941 में सब कॉन्टिनेंट में मौलाना मौदूदी ने इसकी तश्कील की, मौलाना मौदूदी ने बनाई है। और उस वक्त जब इंडिया डिवाइड हुआ तो उसके हिसाब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो गई, लेकिन आखिर में बांग्लादेश की एक मतलब जब बांग्लादेश टूटा तो फिर बांग्लादेश की एक बन गए। तो उस वक्त टूटते वक्त बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खास मजालिम किए वहां पर जो फौजों ने, और उसमें पूरी तरीके से इनका समर्थन रहा। तो ये आप ये कह रहे हैं कि एक दौर में उनका एक राजनीतिक असर रहा होगा, लेकिन अभी अगर देखें तो सिवाय इसके कि उनका एक मजहबी या धार्मिक असर है, आप राजनीति में इतना बड़ा दखल नहीं देख रहे? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत धार्मिक या मजहबी भी असर है उनका वहां पर, क्योंकि उनके खिलाफ ज्यादा लोग हैं। जो बांग्लादेश में एक सिलसिला है वहां पर जो मानने वालों का, उसमें जमात इस्लामी का मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रोल है। दीनी मदरसों पर रोल है, जो दीनी मदारिस चल रहे हैं उनमें रोल है उनका, और है मानने वाले हैं उनके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि दिखाई पड़ रहा है। और गवर्नमेंट को इसीलिए मजबूर होना पड़ा है कि उनके बड़े बड़े लीडरों के ऊपर, गुलाम गौस जैसे लीडरों के ऊपर मुकदमा चलाना पड़ा, और ऐसे ऐसे लोगों पर जो बड़े बड़े उनके लीडर थे उनको फांसी तक की सजा देना पड़ी, शम्सुल इस्लाम वगैरह को जेल भेजना पड़ा। तो
ये कुल मिलाकर जो है वहां के अवाम जो है, मुझे लगता है कि 70 से 80% अवाम जो है वो जमात इस्लामी के खिलाफ है। और उसकी वजह जहां तक है, सिर्फ क्यों ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जहां आरा बेगम नाम की जो एक ऑथर थी, उन्हें, उनके बच्चे, उनके दोनों बेटे और उनके हस्बैंड को कत्ल किया गया था उस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में, और उन्होंने सारा ये जमात इस्लामी के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे अवाम साथ हो गए और फिर आखिर में सरकार। काफी महत्वपूर्ण सूचना है ये कि आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले मोहम्मद अहमद जो कि सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, वो मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद अहमद साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हालांकि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ें जो हैं वो जमात इस्लामी की भारत में ही जमी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुआ है? इस पूरी कार्रवाई जो है पूरी इंतकामी बदला लेने की कार्रवाई है। और हसीना वाजिद को ये बात मालूम होनी चाहिए कि आज़ादी, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद 4-5 गवर्नमेंट बनी है। खुद मुजीबुर रहमान ने कभी जमात इस्लामी के खिलाफ कोई क्रेक डाउन नहीं किया, कभी कोई बदला लेने की बात नहीं की, एक साथ रहे, वहाँ पर अच्छे खासा वक्त रहा उनका। उन्होंने कभी जमात इस्लामी के खिलाफ कोई तरह की बात नहीं की, कभी गद्दार नहीं कहा। अभी पूरी उसकी एक हिस्ट्री है, अगर आप उसमें जाएंगे तो जमात इस्लामी उस वक्त जब बांग्लादेश बन रहा था, तो कोई भी जमात हो, अगर कोई देश का कोई हिस्सा अलग हो रहा है तो सूदी जमात कभी उसका फेवर नहीं कर सकती। तो अगर वो हुआ था तो ठीक है, आज़ादी हो गई और सब बातें खत्म हो गई थी। लेकिन हसीना, असल बात ये है कि बांग्लादेश इतनी पॉपुलर, जमात इस्लामी बांग्लादेश इतनी पॉपुलरिटी बढ़ रही है इसकी, इतनी बढ़ रही है कि अब वो खुद से खायफ है कि आने वाले इलेक्शन में उनको जरूर इसका सबक मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो साहब ये कह रहे थे कि ब्रदरहुड की ऑफशूट है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मौलाना मौदूद बहुत आइडियोलॉज थे और इस्लाम के सिलसिले में उनकी बहुत सारी बुक्स और किताबें वो पढ़े, और जमात इस्लामी कभी ब्रदरहुड की ऑफशूट नहीं है। ये पूरी कार्रवाई हम इसको इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। और उनका जो खौफ है कि आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी और दूसरा जो गठबंधन वहां बनेगा उनकी सरकार को जरूर गिरा देगा। बिल्कुल। तो मोहम्मद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये एक बदले की कार्रवाई जैसा लगता है। हालांकि इस बात को काफी दिन गुजर चुके हैं, कई दशक गुजर चुके हैं जबकि जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के बनने का विरोध किया था। भरत वर्मा, ये बताइए कि कई लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि दरअसल जो बांग्लादेश की अभी जो सेक्युलर सरकार जिसे हम कहते हैं, वो इस बात को कभी हजम नहीं कर पाई कि जब जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी फौजों का साथ दिया और बनने को उन्होंने कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश की, उसके बदले के तौर पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उस पर भी कई लोग आरोप लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ कभी आर्मी को बख्शेंगे? उनको एग्जाइल में भेज दिया मुशर्रफ ने, तो वो एक ह्यूमन फैक्टर तो जरूर रहता है। दूसरा, जो एट्रोसिटीज हुई हैं और शेख हसीना के फादर की उसमें जो हालात बने वहां पर, उसका कुछ ना कुछ तो आप देखेंगे और वो बिल्कुल सही बात है कि उसका रिएक्शन होगा जब वो पावर में आएंगी। लेकिन एक बड़ी भारी दुविधा है इस्लामिक वर्ल्ड में कि जब ब्रदरहुड जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो डेमोक्रेटिक मींस लेके आती है, उसके बाद वो जैसे जैसे गेन करती है तो वो एक्सट्रीम फिलॉसफीज को जमीन पर पैदा करना शुरू कर देती है। एंड वी हैव सीन दिस इन इजिप्ट एंड मोर्सी। बिल्कुल। अब मोर्सी को इतना जबरदस्त सपोर्ट था, पर वो फिर उसको जाके इस्लामिक एक्सट्रीम फिलॉसफी की तरफ ले जाने लगे। जो एक्सट्रीम फिलॉसफीज वाले होते हैं, कोई भी, इट्स नॉट ओनली इस्लाम, एनी एक्सट्रीम फिलॉसफी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर बंदूक पर बात करती है, और जो मॉडरेट लोग होते हैं वो घबराहट में आ जाते हैं। तो ये दुविधा हर समाज के सामने इस्लामिक वर्ल्ड में आज आ रही है। बहुत सारे लोग चाहते हैं नहीं, और खासकर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से क्या आप इसको सिर्फ मुस्लिम दुनिया से जोड़ेंगे? बांग्लादेश में बिल्कुल, क्योंकि इट्स इस्लामिक रिपब्लिक, वहां पर पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम, देखिए इंडिया में अगर लेकिन शकील शमसी ये कह रहे हैं कि 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है जमात इस्लामी से अपने को जोड़ के नहीं देखती। दैट इज ट्रू, बट अगर जो कमजोर वर्ग है वो इनके इन्फ्लुएंस में जब आएगा और ये जब अपने हथकंडे दिखाएंगे एक्सट्रीम फिलॉसफी के पावर लेने के बाद, क्योंकि आजकल ये डेमोक्रेटिक मींस एक तरीका बन गया है, और एंड वी आर सीइंग दैट इन इजिप्ट। अब इजिप्ट में इलेक्शन इज करेक्ट डेमोक्रेटिक, लेकिन उसमें जो आए हैं वो ऐसे मींस अडॉप्ट लेकिन सरकार में रहना उनके लिए बहुत नई बात तो नहीं है। इससे पहले बीएनपी का हम जिक्र करें या अवामी लीग, दोनों का साथ इन्होंने दिया और दोनों सरकार में आए। 1996 की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद की भी बात करें, 91 की भी बात करें। हाँ, तो यही तो ग्रो करता है ना बाद में, और फिर बाद में वो डेमोक्रेसी रह नहीं जाती। उसमें साल लगते हैं, दशक लगते हैं, पर वो आखिर में जाके डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है।
वीना सीकरी जी, ये बताइए कि पार्टी पर ऐसा नहीं है कि पहली बार बैन लगा है, पाकिस्तान में भी बैन लग चुका था जब वहाँ के जो है जनरल अयूब के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की जमात इस्लामी ने। अब फिर बांग्लादेश में एक बार फिर भी बैन लगा, उन्होंने दोबारा 80 के दशक में दोबारा शुरू किया राजनीति में आना। इस बार के बैन को हम इतना अहम क्यों मान रहे हैं? ये पाबंदी किस लिहाज से आप समझती हैं महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैन लगा है ये वेरी स्पेसिफिक वजहों से लगा है, और ये इसको शेख हसीना की पार्टी के साथ जोड़ने से कुछ मतलब खास नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बैन का ये 2008 में शुरू हुआ है, और तब आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट थी। और जब 2008 की इलेक्शंस हुई, आर्मी बैक केयरटेकर गवर्नमेंट ने वो इलेक्शंस कराई, तब उन्होंने नए रूल्स लागू किए इलेक्शन कमीशन के लिए कि हर एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये बात पहली बार कंपल्सरी हुई। जब जमात इस्लामी ने अपनी रजिस्ट्रेशन दी और उनकी बातचीत इलेक्शन कमीशन के साथ हुई, तो ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि जमात इस्लामी के चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें हैं जो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टकराती हैं, और इस वजह से जमात इस्लामी के खिलाफ पाबंदियां लगा गई थी। और उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिर्फ अल्लाह के लॉज बने हैं, सिर्फ उनके लॉज के मुताबिक हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट को, हालांकि उनका ये भी कहना था कि नेशनल सॉवरेनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिस बात पे आप कह रही हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया, और इसलिए अब ये जो, हालांकि चार्टर उन्होंने अपना 40 से भी ज्यादा बार जो है बदला है, अलग अलग नहीं, उन्होंने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 2008 में नहीं किया, और इसलिए इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस देते गए। और अब ये केस आया है कि क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए। तो मेरे ख्याल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है समझने के लिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। दूसरी बात, आई थिंक बांग्लादेश में एक बहुत अहम बात है कि बैनिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी 1971 के बाद, उसमें ये कहा गया था कि ऑल रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज विल बी बैंड, और ये लागू किया था। और ये जब शेख मुजीब की असैसिनेशन हुई थी उसके बाद ये हटाया गया था, और जियाउर रहमान और इरशाद जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने ग्रेजुअली सब पार्टीज को दोबारा ले आए और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज लिए। और मेरे ख्याल ये जो बात है कि द बैनिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक बहुत अहम बात है। अहम मानते हैं आप इसको, लेकिन इसके नतीजे किस तरह से होंगे, ब्रेक पर जाने के बाद में इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल अगर इसका सिर्फ एक राजनीतिक हम ढूंढने की कोशिश करें कि राजनीतिक अंजाम किस तरह का होगा, हम जानते हैं सिर्फ 2 अभी तक इनकी सीटें हैं अगर वहां पर बात करें पार्लियामेंट में, लेकिन उसके बावजूद इनको किंग मेकर की तरह देखा जाता है। ये कई जगह अगर जीतेंगे नहीं तो जीतने नहीं भी देंगे, स्पॉइलर की तरह देखा जाता है। तो 2014 में जनवरी में इलेक्शन होने हैं, 2-3 महीने का सिर्फ वक्त बाकी है अभी। किस तरह से आप जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो कैसे बदलेंगे? पॉलिटिकल बात ये है कि जमात इस्लामी इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। कार्डर्स उनके हैं। जब वो बीएनपी के साथ जुड़ते हैं तो कार्डर्स जमात के होते हैं, और बीएनपी इज अर्बन बेस्ड पार्टी। कार्डर्स अवामी लीग के हैं और कार्डर्स जमात के हैं। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो बांग्लादेश में हमेशा ये 2 मुद्दे चले हैं कि उनकी आइडेंटिटी, बांग्लादेशी आइडेंटिटी रिलीजन पे बेस्ड है या कल्चर पे, लैंग्वेज और कल्चर। और शायद जमात इसे समझने में नाकाम रहा है कि कल्चर भी कोई चीज है। वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ रिलीजन पे जोर देते हैं। और आजकल में भी ये जो मुद्दा है रिलीजन वर्सेस कल्चर का, ये बहुत अहम मुद्दा निकल आया है। क्योंकि देखा जाए तो जब ये शाहबाग स्क्वायर में हुए थे इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल के खिलाफ के डिसीजंस के बारे में, शाहबाग स्क्वायर में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, तो पूरे एक जुट हिफाजत इस्लाम, एक नया जुट बना है वहां पे, 2010 से है। और उन्होंने कहा है कि ये शाहबाग स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, दे आर एंटी इस्लाम, दे आर, वो काफिर हैं। तो इस बात पे बहुत डिबेट आजकल भी चल रही है। आप ये कह रही हैं कि अगर कल्चर बड़ी वजह नहीं होती तो शायद अगर मजहब ही बड़ी चीज होती बांग्लादेशियों के लिए तो पाकिस्तान से अलग ही नहीं होते। जी बिल्कुल। तो ये बात बहुत अहम है, और इसलिए जमात का बैन होना, उनका जो फ्यूचर इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं, ये एक अहम मुद्दा जरूर है। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
देश देशांतर में आज हम बांग्लादेश पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ जमात इस्लामी को जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें भाग लेने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको अपहोल्ड करता है तो शायद वो कभी भी चुनाव में हिस्सा न ले पाए। इसके किस तरह का नतीजे हो सकते हैं, खासकर पूरे दक्षिण एशिया के लिए, भारत के लिए किस तरह के नतीजे हो सकते हैं, हम जानने की कोशिश करें। शकील शमसी साहब, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से पूरा पाबंदी का माहौल और जो सजाएं उनके ऊपर उन्हें दी गई हैं, उस सब के बावजूद आपको लगता है जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो इतना बड़ा है या इतना मजबूत है कि वो बैन से जो है ओवरकम कर पाए? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर खून खराबा हो सकता है इसके बाद, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही हाथ पैर उनके काट दिए जाएंगे तो शायद वो उसके बाद दूसरा रुख, क्योंकि अभी तक जमात इस्लामी ने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट में भी। हालांकि बैन इंडिया में भी हो चुकी है, 75 में इंडिया में भी इमरजेंसी में बैन हुई थी, तो लेकिन उस पर इल्जाम लगते रहे, मगर वो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि जिसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि जो सजाएं हुई हैं उसके बाद जिस तरह से खून खराबा किया है वो जमात के लोगों ने किया। ये फंसा, देखिए वो जो हुआ है मॉब राइटिंग हुई है वहां पर, और मॉब ने किया जो कुछ भी किया, और वो बढ़ सकता है क्योंकि हैं उनके पास लोग, तो हैं ये नहीं कि लोग नहीं हैं उनके पास, कमिटेड लोग हैं, कार्डर्स हैं उनके पास जो हंगामा कर सकते हैं, और मदरसों के लोग हैं जो उनके साथ हैं, और बहुत से इस्लाम पसंद लोग भी हैं जो जमात इस्लामी के मेंबर नहीं है लेकिन उनके साथ हैं, आइडियोलॉजी के साथ है। इस वक्त असल में आप अगर पूरे तरीके से आप देखिएगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। इजिप्ट में सेकुलरिस्ट और लिबरल निकले हैं, ट्यूनीशिया में एक तरफ खड़े हो गए, टर्की में पहले से थे, अब ये जो आप कहिएगा बांग्लादेश में भी एक तरीके से लिबरल और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे यकीन रखते हैं, वो ताकतें निकल कर आई हैं। भौगोलिक दूरी होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि यहाँ इनका कुछ लेना देना, एक रिलेशन है, मतलब जो वेस्ट एशिया और उस पूरी में कहीं कुछ लोग, एक ग्रुप है मुसलमानों का जो शायद लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से घबरा गया है और अलग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल, ये इसी मिस्र में 52% लोगों ने, 51.73% लोगों ने मुर्सी को चुना था उस वक्त, लेकिन उसके बाद मुर्सी से बहुत ज्यादा वो लोग किनारे हो गए। इसी तरीके से अभी आप देखिए ट्यूनीशिया में क्या हो रहा है, तो लग रहा है कि कुछ कहीं से एक आवाज उठ रही है कि जो लिबरलिज्म की तरफ ले जाने की वजह। ये बताइए कि जो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश का ये कहता है कि ये सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं जमात की जो आइडियोलॉजी है वो टकराव तो एक पैदा करती है, जिसकी तरफ इशारा करी थी वीना सीकरी भी। लेकिन फिलहाल क्या एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए भी किसी को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर कर देना, किसी भी शक्ति को, क्या ये एक अच्छा संकेत है? नहीं, यही तो दुविधा है। बाहर करते हैं तो भी मरते हैं, अंदर रखते हैं तो भी मरते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, यू आर बिटवीन द टू स्टूल्स, एंड व्हाट हैज हैपेंड विद मोर्सी इज सेम समथिंग। अब उसको आप मिलिट्री कू नहीं कहें, आउट इन डिप्लोमेटिक पार्लियामेंट, इट्स बेसिकली अ मिलिट्री कू। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अब शेख हसीना बिलीव्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो निकल जाती हैं और खालिदा जिया आती हैं तो फिर ये प्रतिबंध हट जाएंगे, क्योंकि खालिदा जिया इज मोर अट्यून टू द अदर साइड। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में बहुत सक्रिय है और उनके जिहादी ग्रुप्स बहुत सक्रिय है, तो वो जब इनको आप बैन करेंगे तो वहां पर इंसर्जेंसी फैलेगी और वो वायलेंस की तरफ जाएंगे। अब छोटा ग्रुप होता है, लेकिन अगर वो कट्टरवाद में होता है या बंदूक उठा लेता है, क्योंकि कट्टरवाद है जैसा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो वो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। So how to handle this? लेकिन क्या ये लोगों पे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि जो लोग चाहेंगे वो होगा, कि अगर वो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक असर तो उनका अभी भी नहीं है। देखिए, लोगों को अगर आप लीडरशिप दें और लॉजिकल लीडरशिप दें, इवन इन इंडिया, तो लोग तभी फॉलो करेंगे 21वीं सदी में। अदरवाइज आज की तारीख में सब इंटरनेट में बैठे हैं, सोशल मीडिया में बैठे हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे। तो यानी आप इस फेवर में हैं कि उन्हें पॉलिटिकल चांस मिलना चाहिए था? उनको चांस मिलेगा, वो जब ये चेंज होंगी तो चांस मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब चांस मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको वो 2 मिनट में अमेंड भी कर सकते हैं, वो दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट दिमाग में जो लिखा है उसको आप अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं करा सकते हैं। तो वो जब अंदर आएंगे तो वो फिर मॉर्सी की तरह तो देन द पब्लिक हैज टू गार्ड इट्स ओन फ्रीडम, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। वी आर लर्निंग फ्रॉम इजिप्ट एंड अदर प्लेसेस, इवन इन आवर ओन कंट्री वी आर लर्निंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे होगा,
एंड दूसरी चीज ये है कि जहां भी गरीबी रहेगी, जहां इलिटरेसी रहेगी, जहां गवर्नेंस नहीं होगी, वहां पर ऐसी ताकतें उठेंगी। हमारे यहाँ माओवादी ताकतें हैं, इंसर्जेंसी की ताकतें हैं, क्योंकि गवर्नेंस नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अपॉर्चुनिटी सरप्लस कर दें उस देश में मॉडर्नाइजेशन करके, तो ऐसी ताकतें फिर दब जाती तो हैं। और लोग अपने आप फैसला कर देंगे कि उन्हें हाँ, क्या फिर चाहिए। क्योंकि उनका स्टेक हो जाता है इकोनॉमी में। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस तरह की धार्मिक पार्टियों का जो मेन स्ट्रीमाइजेशन है वो होना चाहिए? दरअसल पॉलिटिकल प्रोसेस में जब वो भाग लेती हैं तो ये भी होता है कि जो उनका एक फंडामेंटल कैरेक्टर होता है वो भी डिसॉल्व होता है। देखिए, इस देश में अगर 80% सिख होते तो यहाँ डेमोक्रेसी होती, 80% क्रिश्चियन होते तो डेमोक्रेसी होती। पर अगर 80% मुस्लिम्स होते तो मुझे कोई उदाहरण नहीं मिल रहा जहां डेमोक्रेसी, बिकॉज उस रिलीजन में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। शकील समझी साहब? मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान में 99% मुस्लिम्स हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है। तुर्की में डेमोक्रेसी है, टर्की में भी है, और बहुत दिनों से कामयाब चल रही है, काफी साल हो गए वहां पर भी। अब ये कि मुसलमानों की बदकिस्मती है ये कि उनके ऊपर फौजी मुसल्लत हो जाते हैं, और वो भी वेस्टर्न पावर्स की मदद से, और फिर इल्जाम बेचारों पर, मुसलमानों पर आ जाता है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, वो तो बेचारे चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान और बच्चा नहीं, जो उनको समझ में नहीं आता है। नहीं, बच्चे नहीं, जो उनको इजिप्ट में अभी हुआ, इजिप्ट में जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए चुन के आया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे उन्होंने क्या नहीं, किया। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं हुए। इशू ये है ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। इजिप्ट में भी ये हुआ है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब मोर्सी साहब इलेक्ट होके आए तब उन्होंने जो फंडामेंटलिज्म के इश्यूज गवर्नमेंट सरकार में लाने की कोशिश की और अपने आप बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक पावर्स अपने लिए ले, वो लोगों को पसंद नहीं आया, और इसलिए जो लोगों ने उनको वोट अपने मत दिए थे वो उनके खिलाफ हो गए हैं। बट आई थिंक इन बांग्लादेश आई थिंक ये इशू बहुत अहम है कि चुनौती अवामी लीग के लिए भी है, क्योंकि अगर जमात बैन हो जाती है तो वो अंडरग्राउंड जाके फिर वो कोशिश करेंगे टू ब्रिंग द रिलीजियस इशू इनटू पॉलिटिक्स। फिर वो अवामी लीग को सब कहेंगे कि दे एंटी रिलीजियस एंड सो ऑन। तो ये अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें मीना सिकरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, माना ही जाता है कि जमात इस्लामी कहीं ना कहीं भारत के लिए उतना फेवरेबल नहीं रहा है। उनकी जिस तरह की बातें हैं, जो उनकी स्पीचेस हमने उन्होंने देखी हैं, हमेशा भारत के खिलाफ विरोध ही किया है। अगर हमेशा, इसको देखें तो हमेशा। इस बैन को भारत किस नजरिए से देख रहा है? आई थिंक बैन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से देखना चाहिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल चीज नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि जो भी हो रहा है इट शुड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। हमारे लिए ये सबसे अहम बात है कि बांग्लादेश एक स्टेबल, सिक्योर, प्रॉस्परस डेमोक्रेसी रहे और वो सेक्युलर वैल्यूज अपनाए। लेकिन क्या ये संकेत उस तरफ जा रहे हैं जिसकी आप उम्मीद कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि ये डिबेट जो अब उभर के आया है, इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपील होगी, वहां क्या होगा एक वो फैसला है। अवामी जमात इस्लामी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है और ये स्वीकार कर सकते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी रहना चाहते हैं और हम बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक अहम रोल अदा करना चाहते हैं, इसलिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ जाएं। मेरा ख्याल जमात इस्लामी को ये इस तरफ से सोचना चाहिए। जी, आखिरी सवाल शकील शमसी साहब, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। क्या वाकई जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, वेस्टर्न मीडिया तमाम ये कह रहा है कि वहां काफी हिंसा का माहौल बन सकता है चुनाव के दौरान अगर जमात इस्लामी बाहर रहा तो? जी हाँ, बिल्कुल इसकी है, कहा जा सकता है कि हिंसा का माहौल पैदा होगा और हिंसा होगी वहाँ पर। और ये लोग भी कम नहीं हैं, जो इस वक्त लिबरल जिनको कहा जाए, वो लोग भी हिंसा पर आमादा हैं, लड़ने पर तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा तो नहीं होगा कि बांग्लादेश को एकदम तबाही के, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो इंसर्जेंसी कर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जमीन पर उनके कार्डर्स हैं। लेकिन है, जमीन पर है उनके। का इशू आप उठाएं तो वो ताकत वोट्स में ट्रांसलेट हो सकती है। बिल्कुल। यही बात है, यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आखिरी कमेंट भरत वर्मा। भारत का जो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए, भारत हैज टू लर्न टू डील विद एनी गवर्नमेंट दैट कम्स, और उसका एक ही तरीका है कि वी हैव टू बी पावरफुल, वी हैव टू हैव इनफ लीवरेजेस इन दीज कंट्रीज। वी कैन नॉट हैव नेपाल गोइंग समवेयर एल्स, वी हैव इनफ लीवरेजेस। नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज टू लर्न टू यूज दैट, बिल्कुल। वेदर इट इज डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल और मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसमें बहुत सारे तरीके हैं, बिजनेस के तरीके हैं। अगर चाइना दूर से बैठ के किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैं घर के पास इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सो रही है। बिल्कुल।
दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। देखिए एक बात ये है कि डेमोक्रेसी जब आती है तो उसके अपने एक फोर्स, एक लहर सी बन जाती है। जी, जी। तो उसमें भारत को Support देना चाहिए। एक तरफ से लेकिन पूरी ऐसा सपोर्ट नहीं देनी होगा चाहिए कि डेमोक्रेसी प्रेशराइज कर को, पाएंगे लेकिन कोई भी। दूसरी तरफ से डेमोक्रेसी में अगर- अलग चीज अगर यहाँ दूसरी से जो हमें गवर्नमेंट भी आ नापसंद जाती हो, है, तो ये अगर बीएनपी भी आ जाती है वापस लौटकर, तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से जमात इस्लामी की वजह से वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो ऐसा सकता। नहीं होगा। यानी जमात- आपको आप अगर- साफ तौर पर अगर आप कह रहे हैं आपकी कि पॉलिसी अगर पावरफुल जमात होनी चाहिए। इतना बड़ा पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जिस जमात वो इस्लामी। जरूर फर्क होंगे, पड़ेगा। समय मेरे पास होंगे, समाप्त लेकिन हो चुका है। तब नहीं जरूर पा- फर्क पड़ेगा। इससे पहले भी नहीं कर पाए वो लोग। नहीं, समय मेरे बहुत पास फर्क समाप्त हो चुका है। पड़ेगा, वीर बिल्कुल। सिकरी जी, भरत वर्मा, शकील हसन शमसी, आप तीनों का शुक्रिया। और हमारे साथ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर अभी हमें जो है इंतजार करना चाहिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्या वो इस पाबंदी को बरकरार रखते हैं या हटाते हैं। और उम्मीद भारत यही करता है कि 2014 जनवरी में जब भी चुनाव हो शांतिपूर्ण हो बांग्लादेश में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।